but they really are a nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. The lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. ख़वातीन और हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 26 जून की अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। 119 दिन हो चुके हैं जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। जंग स्टार्ट हुई, मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद सीज़ फायर हुई, सीज़ फायर के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद दोनों पार्टी स्विट्ज़रलैंड गई। स्विट्ज़रलैंड पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है, लेकिन टेक्निकल टॉक्स बहरहाल शुरू हो गई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चेस गेम चल रहा है, उस गेम में क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हो ये रहा है कि ईरान जो जीता है तो अपनी जीत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जो हारा है तो अपनी हार को कन्वर्ट करके उसको जीत में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना नज़र आती हैं। सफ़र जो है वो लंबा है, लेकिन हमें रैशनल एनालिसिस करना होगा, जज्बात को साइड पे हटा के। आज जो मैं बात करूंगा उसके अंदर मैं ईरान की गलतियों को भी पॉइंट आउट करूंगा, जो मेरी नज़र में ईरान ने गलतियां की, और हम ज़रा जायज़ा लेंगे। पेज़ेशकियान साहब ने पाकिस्तान की दावत पे पाकिस्तान का विजिट किया, वहाँ पे एक रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक की बात की। क्या इस्लामिक नेटो पॉसिबल है या नहीं है, लोग ये बातें कर रहे थे। लेकिन बहरहाल लबनान के ऊपर चीज़ें अटकी हुई हैं, फ्रोजन एसिड्स के ऊपर चीज़ें अटकी हुई हैं कि वो भुट्टे मंगवाए जाएंगे, उससे सोयाबीन्स मंगवाई जाएंगी, या ईरान को वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, किन शर्तों की बुनियाद पर मिलेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुआहदे के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी वेसल को टारगेट किया हो। ईरान और ओमान आमने सामने आके खड़े हो गए। इसके पीछे क्या कहानी है? एक नया रूट शुरू हो रहा था, और साथ ही साथ जीसीसी कंट्रीज़ के साथ मुलाकातें, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स कर रहा था मार्को रूबियो। उसने क्या बातें की, उसके बाद ईरान ने किस तरीके से चीज़ों को चेंज किया, आज सारी बातें करेंगे। और दुबई और ईरान के बीच में भी एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो माजरत खां हूँ कि मैं जो है वो अंडरस्टैंडेबली इतने दिनों तक व्लॉग नहीं बना पाया, कुछ दिन बिजी था, लेकिन व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया। बात अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा एमओयू से। देखें, अभी जो बातचीत चल रही है, जितना भी आगे सिलसिला चल रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर चल रहा है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है उसको इंप्लीमेंट करवाया जा सके। उसकी इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? क्लॉज नंबर 13 इस्लामाबाद माहिदे का क्या कहता है? क्लॉज नंबर 13 ये कहता है कि 5 चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, शुरू होना ज़रूरी है। इससे पहले कि न्यूक्लियर के मामला डिस्कस हों, इससे पहले कि $300 बिलियन की बात हो जो ईरान को कॉम्पनसेशन में मिलनी है, और फाइनली अगर फिर डील हुई तो 30 दिन बाद अमेरिका जो है वो छोड़ के चला जाएगा इस खत्ते को। ये डील के अंदर लिखा हुआ है। तो ये 5 चीज़ें कौन सी हैं? पहला, लबनान की सीज फायर, जंग जो है वो तमाम महाजों के ऊपर बंद होनी है, ये पहले क्लॉज में लिखा हुआ है, और लबनान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, लबनान के अंदर एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रहा है, वहां पे अलग से लबनान और इजराइल के बीच में मज़ाकरात चल रहे हैं, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट होस्ट कर रहा है। उसकी एक्सटेंशन मिल चुकी है, वो दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि इस वक्त लबनान के अंदर बमबारी जो है वो इजराइल करता रहता है, उस स्केल पे नहीं करता, लेकिन बहरहाल हमें नजर आया है कि लबनान के अंदर नाप्तिये के बाहर जो इलाके हैं, एन अरब है, ईता अल जबेल है, बैत याहून है, इन सारे इलाकों के अंदर बमबारी हुई है। और कहा जाता है कि इजराइल की जो 679th ब्रिगेड है वो एडवांस कर रही है। अच्छा, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है। अच्छा, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन वो अंदर आ नहीं पा रहे, मतलब वो एडवांस करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कब्जा नहीं कर पा रहे और इलाकों पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम नॉर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और नॉर्थ को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम लबनान के ऊपर कब्जा रखेंगे। नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो नहीं हटेगा, सदन लबनान छोड़ के नहीं जाएगा। और सीज फायर ही नहीं है सिर्फ सॉवरेंटी का मतलब, सीज फायर के अलावा आपको सॉवरेंटी मेंटेन करने के लिए जो इलाके कब्जे किए हुए हैं इजराइल ने, उन इलाकों को छुड़वाना अमेरिका के अश्योरेंस पे जो है वो है कि अमेरिका जो है वो इन इलाकों को छुड़वाएगा इजराइल को कह के। और इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि नेतन्याहू ने ना सिर्फ मना किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल कैट्स, उसने कह दिया कि जी अगर अमेरिका भी कहेगा तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब आगे उसने क्या कहा? आगे उसने ये भी कहा, आप सुने, आपके सामने वीडियो है। מאפיין אותו. בהתחלה זה היה על כל התושבים דרומית לזה. בתוך האזור הזה 200,000 תושבים לא נמצאים ולא יחזרו. הם לא חוזרים, וצה"ל עכשיו אוכף את זה. יש שם חיילים, אין תושבים, אין מחבלים. יש בתוך המנהרות עוד מטפלים בהם. למה? כי מה שקרה בעבר עם אזורי הביטחון, ביחד עם אוכלוסייה, זה היה מטענים ופיגועים נגד החיילים. ולכן אנחנו לא מאפשרים להם לחזור. יותר מזה, קו הכפרים הראשון שבתוך הקו הצהוב,
כל הכפרים הרוס מושמדים. לחלוטין, כן, עד פתחת אביבים, הגדרנו את זה, הגדרנו את זה, סיימנו 100%. הגדרנו, בסדר, אתה רוצה עד ביירות, זה הכל טוב. לא, אני... तो आगे उसने भी ये भी कहा कि हम सिविलियंस को वापस आने नहीं देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ विलेजेस है, जो गांव है पहली लाइन के सिक्योरिटी जोन के, उनको हमने ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। लोग वहाँ पे जाने जा रही हैं लोगों की, इज़राइल को भी जो है वो वहाँ पे इज़राइल के फ़ौजी भी मर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मामला यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यूएस और ईरान के टर्म्स पे अगर समझें, देखें ईरान की ये रेड लाइन थी शुरू से, ईरान ने कहा था कि लेबनान के अंदर सीज़ फायर होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और अब मेरे ख्याल में हुआ यह है कि क्योंकि ईरान, देखें ईरान का जो एमओयू करना है बहुत ज़बरदस्त, आई थिंक बड़ा अच्छा स्टेप था। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कामयाबी है ईरान के लिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, 92% इजरायली भी यही कह रहे हैं कि ईरान की एक विक्ट्री है। अब इसके बाद जो इन्होंने स्विट्ज़रलैंड ये गए हैं, तो स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले इनको चाहिए था मेरी नज़र में कि ये रुकते, ये लेबनान का ये फाइनल होता सारा सिलसिला, सीज़ फायर पक्की होती, विड्रॉ करता इजराइल, उसके बाद ये एटलीस्ट विड्रॉल शुरू करता, जो कि हमें पता है कि विड्रॉल शुरू नहीं हुआ है। इजरायली ऑफिशियल्स ने भी बोला है कि विड्रॉल नहीं हुआ है, और लेबनीज ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि विड्रॉल नहीं हुआ है। तो ईरान को चाहिए था कि पहले बोलता कि लेबनान का मामला पूरी तरीके से हल होगा तभी हम जाएंगे, और स्विट्ज़रलैंड में आपने देखा कि वो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप ने कहा कि जी मैं वापस नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखिए जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया तो आपने देखा ना कि इजराइल ने कंप्लाई तो किया सीज़ फायर के साथ। आपको याद होगा बैरूत के ऊपर हमला हुआ तो फिर ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। तो इसका मतलब ये है, और मुझे जो समझ में आता है, और मुझे लगता है कि ईरानी को भी ये समझ में आता है कि अमेरिका इजराइल को अभी छूट दे रहा है ताकि उसके पास एक दरवाज़ा खुला हुआ हो जिसके थ्रू वो एग्जिट भी कर सके, और साथ ही साथ ईरान के ऊपर एक प्रेशर पॉइंट भी मेंटेन रखे। और मुझे लगता है कि इसको आगे खींचेगा अमेरिका जब तक आखिरी मरहलों तक बातचीत ना पहुंच जाए। तो आई थिंक ये कार्ड वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे, और ईरान को ये बात समझ में आ गई है कि इस मसले में उलझाकर, लेबनान के मसले में उलझाकर ईरान को जो है वो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। और आई थिंक इस वजह से उन्होंने ये किया कि वो गए, और उन्होंने एटलीस्ट ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि टॉक्स जो है वो कंप्लीटली डिरेल कर दे अमेरिका इस बहाने को बना के कि ईरान जो है वो तो बात करने ही नहीं आ रहा, तो लेट्स जी खुदाफिज बाय बाय, अब तो जो है वो बातचीत ख़त्म और सब जो है वो रिजॉल्व हो गया। बहरहाल अब क्या ही कह सकते हैं, उनकी अपनी जो भी वजूहात हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये जो इशू, जो प्रेशर पॉइंट क्रिएट हुआ था ट्रंप के ऊपर, ये बड़ा ज़बरदस्त था। ट्रंप ने कहा था कि 4 हफ्ते का ऑयल रिजर्व उसके ऊपर बचा था। ईरान अगर 1-2 हफ्ते भी इस मामले को खींचता तो आई एम श्योर कि आपको नज़र आता सीज़ फायर होती हुई। लोग कहते हैं कि नहीं इजराइल नहीं करेगा, अमेरिका, ये सारी बातें, ये टैग टीम होता है, स्ट्रेटेजिक जो है वो मामला मिलते हैं अमेरिका और इजराइल की, और वो स्ट्रेटेजिक बुनियाद के ऊपर जो है वो मामला को आगे चलाते हैं। अभी भी अगर अमेरिका चाहे तो रोक सकता है इजराइल को, ये बात भी पक्की है। एंड आई थिंक पास्ट प्रेसिडेंट में मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, बिल क्लिंटन की एग्जांपल दे चुका हूँ कि उसके भी रिलेशनशिप्स ख़राब रहे नेतन्याहू के साथ, जो बाइडन ने भी जो है वो ऐसी बातें की, लेकिन बहरहाल स्ट्रेटेजिक जो बुनियादी तौर पे जो उनके मफाद हैं वो एक जगह कन्वर्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो आगे चलते हैं। तो यूएस अब जो है वो कह तो रहा है कि वो कोशिश कर रहा है, और मामला लेबनान के फ्रंट पे इंटेंसिटी हम लोग की कम हो गई है, लेकिन सॉवरेंटी मेंटेन करने का मतलब ये है कि कब्जे के इलाकों को छुड़वाया जाए सीज़ फायर के साथ, और हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा अभी तक नहीं हो रहा। साथ ही साथ अगर बात करें तो हमें देखना ये पड़ेगा कि यूएस अब कोशिश कर रहा है कि लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल की किसी तरीके से बात बन जाए, और ईरान से फिर जान छुड़ानी पड़े, ईरान के जो टर्म्स हैं उससे हटना पड़े उनको। लेकिन ऐसा कितना आसान है हमें पता है, कितना आसान नहीं है। दूसरा, फ्रोजन एसेट्स। फ्रोजन एसेट्स के ऊपर जी बात हो रही है। ट्रंप ने कहा कि जी हमारे अपने फार्मर्स को ही मिलेगा, हमारे अपने जो किसान हैं उनको पैसा मिलेगा, वो भुट्टा देंगे, वो सोयाबीन देंगे, वो सारी चीज़ें देंगे ईरान को। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, जेडी वैंस ने भी यही कहा, बाद में जो स्कॉट बेसेंट है जो इनका सेक्रेटरी है उसने भी यही कहा कि जी हम जो है वो अपने फार्मर्स को देंगे। लेकिन ईरान ने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। कालीबाफ साहब पहले कह चुके थे कि 2 ट्रांचेस में $6-6 बिलियन के 2 ट्रांचेस पहली जो मायदा साइन करने के बाद फौरी तौर पे रिलीज़ किए जाएंगे, जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। अगेन वही बात है कि स्विट्ज़रलैंड आप गए तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा डिले आ रहा है आगे, लेकिन ज़ाहिर फ्लेक्सिबिलिटी आगे क्रिएट हो रही है। वो मिलेंगे ईरान को, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन उसके अंदर डिले या उसके अंदर भागने की जो तरकीबें हैं, जो यूएस चाह रहा है कि किसी तरीके से अपने ही फार्मर्स को दे दे, वो कोशिश करता रहेगा। तो इसमें क्या बयान आया है ईरान की तरफ से? यूएस ने तो बोल दिया कि हम अपने फार्मर्स को देंगे, लेकिन आगे ईरान ने क्या कहा? इस्माइल बकाई जो कि स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कि जी तेहरान जो है वो जिस तरीके से चाहेगा उसको स्पेंड करेगा। ईरान के सेंट्रल बैंक ने पहले कहा था, गवर्नर ने, कि जी हमारी मर्जी है, हम जो है वो जो है किससे अगर कंपेटिटिव रेट्स हुए तो हम यूएस से लेंगे। लेकिन बाद में जाके कालीबाफ साहब ने उससे आगे जाके क्लियर कर दिया कि जी अमेरिका जो है वो झूठ बोल रहा है कि हम एग्रीकल्चर में
जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और हम जो है द ओनली क्रॉप वी आर हार्वेस्टिंग इज व्हाट यू प्लांटेड, हम वही निकालेंगे जो आपने बोया है। क्या बोया है आपने? डेकेड्स ऑफ मिस्ट्रस्ट, दहाइयों की का धोखा जो आपने बोया है उसी को हम निकालेंगे। ये ऑर्गेनिक है, अबंडेंट है और होम ग्रोन है, बट अपेरेंटली द यूएस ओनली एक्सपोर्ट्स जीएमओ, सोयाबीन्स, ब्रोकन प्रोमिसेस एंड ट्रैश टॉक्स। अमेरिका जो है वो सिर्फ धोखे और झूठे वादे बेचता है और जीएमओ सोयाबीन्स भी साथ साथ बेचता है, ये कालीबाफ साहब ने कहा। तो ये दूसरा फ्रंट है जहां पे चेस बोर्ड चल रहा है। ईरान जो है वो अपनी अपनी शरायतें अमेरिका के साथ ये कोशिश करेगा, कतर के साथ काम चल रहा है। पहले भी डॉक्टर हिम्मती, डॉक्टर अराक्ची और डॉक्टर कालीबाफ गए थे कतर के साथ एक एस्क्रो मैकेनिज्म सेट करने के लिए, और हमें नजर आ रहा है कि यूएस एक अलग तरीके से कतर के साथ बात कर रहा है। लेकिन क्योंकि कतर जो है वो मीडिएटर भी है, तो कतर इसके अंदर एक बैलेंस पोजीशन के अंदर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और अश्योरेंस मिल चुकी है ईरान को कि ये पैसे ईरान को मिलेंगे ही मिलेंगे। $12 बिलियन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और बाकी $12 बिलियन भी कहा जाता है कि मिलेंगे। मोहसिन रजाई ने कहा था कि ट्रंप ने एक्सेप्ट कर ली है ये चीज, कालीबाफ साहब भी ये चीज कब से कह रहे हैं। और फ्रोजन एसिड्स के बारे में लिखा हुआ है भाई, मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि इसका जो बेनिफिशियरी होगा फ्रोजन एसिड्स के रिलीज का, वो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल करें। तो आई थिंक कि प्रेशर जरूर पड़ेगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये पैसे ईरान को मिलेंगे। क्योंकि देखें, वेवर जो ऑयल सैंक्शंस का है वो भी ईरान को मिल चुका है, ठीक है, और दूसरा जो नेवल ब्लॉकेड हटने की बात थी वो भी हो चुकी है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी ईरान को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर $6 बिलियन जो है वो एसेंशियल आइटम्स के लिए होगा, और $6 बिलियन जो है वो नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए भी होगा, और ईरान इसको अपने अपने तरीके से जो है वो पूरा करेगा। बहरहाल यूएस का कहना यह है कि हम कभी भी ये पैसे ईरान से ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, क्योंकि जाहिर है जोर ईरान ने अपना बनाया हुआ है। अब अगर बात करें हॉर्मुज की, हॉर्मुज की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हॉर्मुज के अंदर हुआ ये कि देखें, ईरान ने सेफ पैसेज जो है वो देना शुरू किया और बोला कि हमारा जो डेजिग्नेटेड रूट है वहाँ से शिप्स कोऑर्डिनेट करती हुई जाएंगी। और मुआहदे के अंदर भी लिखा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है, जो उसके अंदर मामलात हैं, वो जो ईरान है, और क्लॉज नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ओमान और ईरान मिल के ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन और मैरीटाइम सर्विसेज कैसे होंगी। टोल की जहाँ तक बात रही, 60 दिन की, सिर्फ 60 दिन का लिखा हुआ है कि 60 दिन के लिए टोल फ्री है। उसके बाद तो ऑब्वियसली मुआहदे के तहत जो है वो 60 दिन के बाद ईरान टोल ले सकता है, और कहा यह जाता है कि सालाना $40 अरब ईरान कमा सकता है अगर वो टोल लेना शुरू करे। लेकिन बात सारी ये है कि अमेरिका अब यहाँ पे क्या कर रहा है। देखें अमेरिका ने क्या किया, बड़ा स्मार्टली इसको प्ले किया। ओमान ने पहले ओमान को कन्विंस करके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने एक नया रूट जारी करवाया कि जी ईरान की तरफ से नहीं, आप हमारी तरफ से आ जाओ, ताकि ईरान का लेवरेज जो उसने रखा हुआ है हॉर्मुज के ऊपर, वो लेवरेज यूनाइटेड स्टेट्स खत्म कर सके। उसके बाद क्या हुआ, ईरान ने कहा कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ईरान की कमांड ने वार्निंग दे दी कि कोई भी कश्ती अगर वहां से गई तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। और हमने देखा कि एक कश्ती वहां से जब गुजरने की कोशिश कर रही थी और गुजरी वहां से, तो ईरान ने उसको टारगेट किया। सिंगापुर की कश्ती थी, एवरग्रीन की कश्ती, 7.5 नॉटिकल मील दूर उसको टारगेट किया गया। और हमने देखा कि इसके साथ साथ जैसी धमकी आई ईरान की और ये सब हुआ, तो 3 टैंकर जो है वो वापस मुड़े। पहला यूएई का टैंकर और 2 जापान के टैंकर जो हैं वो वापस गए। और हमने देखा कि अभी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का पलड़ा जो है वो भारी है, क्योंकि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई है डॉक्टर अराक्ची की, और ओमान की तरफ से भी ये बयान आ गया कि जी ईरान और हम मिल के ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। और आगे फीस की भी बात होना शुरू हो गई है। ऐसी भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ओमान ने कहा है कि आगे फीस भी हो सकती है। जो मार्को रूबियो है वो गया और उसने जीसीसी कंट्रीज के साथ मुलाकात की, और यही सारे मामलात, ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बल्कि उसने जीसीसी कंट्रीज के साथ क्या बात की कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ईरान की प्रॉक्सीज, अकॉर्डिंग टू देम, ये सारी चीज़ें जो है वो एड्रेस करनी होंगी। और जी जीसीसी के साथ मनामा के अंदर बैठ के जो उसने मीटिंग की बहरीन के अंदर, उसमें स्टेटमेंट मिलके ये दिया कि जी हम जो है वो सिक्योरिटी चाहते हैं अरब ममालिक की, और अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी ऐसा नज़र आ रहा था कि प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि ये चीज़ अब ईरान ने बोला कि जी इस पे बयान आया इस्माइल बक़ाई साहब का कि जी कैसे, आप ये पूछो ना कि ये जो अरब ममालिक हैं वो किस तरीके से अपने बेसिस उन्होंने दिए ईरान के ऊपर अटैक करने में, उन्होंने साथ दिया अमेरिका का। और बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं कि मुसलमान ममालिक का एक ब्लॉक होगा, नेटो जो है वो इस्लामिक नेटो होगा। पेज़ेश्कियान साहब जब पाकिस्तान की दावत पे गए पाकिस्तान, तो उन्होंने स्पीच में यही कहा ना कि एक नया रीजनल आर्किटेक्चर हमें बनाना है। तो कैसे बन सकता है जब ये अरब ममालिक साथ नहीं देंगे, तो कैसे एक ब्लॉक बन सकता है?
सकता है। ये अभी भी अगर अमेरिका के साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं यार। मतलब उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द बेसिस हैं जिनको अटैक किया था, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स, ज़्यादातर बेसिस तो इनऑपरेबल हो गए हैं तकरीबन। तो किस तरीके से अभी वो भरोसा कर सकते हैं? और मेरे ख्याल में जो अरब ममालिक हैं वो सिर्फ इसलिए अभी भी डर रहे हैं अमेरिका से क्योंकि इनकी जो बादशाहतें हैं उनको चेंज कर सकता है अमेरिका। तो आई थिंक, और मतलब ये क्लियर है सामने के इस मामले पे अमेरिका जो चाह रहा था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ईरान ने क्या किया, ईरान ने बड़ी समझदारी से साथ ही साथ सबके साथ अपने मामलात अलग से सही किए हुए हैं। ओमान के साथ जहां टर्न हो रहे थे मामलात सही हो गए, कतर क्योंकि मीडिएशन में आ गया तो वो बैलेंस्ड है, सऊदी अरब जो है उसके साथ मामलात रिस्टोर हो गए, सऊदी अरब समझ गया कि क्या हो रहा है। दुबई यूएई के साथ ईरान की अभी भी बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर की आरागची साहब की बात हुई है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और वहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये ममालिक को समझाया जा रहा है कि जी अगर तुम्हें आगे चलना है तो हमारे साथ मिलके ही चल सकोगे, वरना अमेरिका के ऊपर भरोसा करोगे तो जो हुआ है वो दोबारा होगा, फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो जी बात सारी ये है कि यहाँ जीसीसी का जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर सीरिया लबनान की भी बात की, लेकिन गाज़ा के बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी बात की कि जी ये जीसीसी ममालिक सपोर्ट करते हैं ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस में। तो जी लोग जो पहले बातें करते थे गाज़ा का क्या हुआ, कैसे हो सकता है जब ये ममालिक इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? और मतलब नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ जो आगे बढ़ रही है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता ही है कि जिसके पास इस जंगल के कानून में जिसके पास ताकत होती है वो अपनी बात मनवाता है। और अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि कहीं भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स आगे पीछे होता है तो ईरान के पास हुर्मुज़ का दरवाज़ा है, जिस दरवाजे को वो दोबारा बंद कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए, अगर ईरान को वाकई में चीज़ों को अपनी तरफ लेके जाना है, तो ईरान को चाहिए कि वो अपनी रेड लाइन्स को बाकायदा तौर पर दिखाएं कि रेड लाइन्स एग्जैक्टली कहाँ हैं, क्योंकि जब सामने वाला कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि जी यहाँ पे नहीं है तो वो कदम रखेगा और आगे बढ़ेगा। और हमें पता है कि मिड टर्म्स आने वाले हैं यूएस के अंदर, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी है कि किसी तरीके से इस मामले को आगे भी बढ़ाया जाए लेकिन रोका भी जाए साथ साथ, ताकि गैप मिल जाए। उसके बाद क्योंकि 60 दिन का टाइम है, उसके बाद एक्सटेंड भी हो जाएगा, फिर मिड टर्म्स जब हो जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे दोबारा क्या करना है, क्योंकि यूएस जो है वो अपनी सारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल किसी हद तक, मतलब पूरा तो नहीं कर पाएगा, अभी भी 1 साल लगेगा कहा जाता है, लेकिन किसी हद तक रिकवर कर जाएगा। और बाद में देखा जाएगा कि एग्जैक्टली वो अपने वादों के ऊपर कितना पूरा उतरते हैं, और किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो फाइनल डील है, मेरे ख्याल में ये फाइनल डील जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी फाइनल डील पॉसिबल, तो भी उस डील से क्या कुछ मिलेगा किसी को भी, मुझे नहीं लगता। ये अब मेरे ख्याल में आगे जो स्टेटस को मेंटेन होने वाला है वो इसी तरीके का होने वाला है कि ईरान जो है वो हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल रखेगा ओमान के साथ, और साथ ही साथ यूएस जो है वो काफ़ी सारे बेसिस से विड्रॉ भी करेगा, क्योंकि कुछ रीजनल कंट्रीज़ को समझ में आ चुका है कि एक लायबिलिटी है यूएस के बेसिस। बट एट द सेम टाइम मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी मामलात हल होने वाले हैं, या जो रोज़ी वर्ल्ड हम बनाते हैं अपने लिए, अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक होना, उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद के साथ जो है अपनी अकल को नहीं, आपको दलील को और अपनी जो मंतक है उसको नहीं छेड़ना चाहिए उम्मीद के ज़ुमरे में आके। तो मेरे ख्याल में आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। कोई अपडेट होगी तो आपके साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।